नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय शेयर बाजार की चाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा हुई है। पिछले हफ्ते बाजार में क्या हुआ, तकनीकी चार्ट क्या कह रहे हैं और आने वाले हफ्ते के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। मकसद सीधा है, निवेशकों के लिए इस सारी जानकारी में से सबसे काम की बातें निकालना। बाजार क्यों चला, क्यों रुका और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की परतें खोलना। बिल्कुल। अलग अलग स्रोतों से मिली कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। अर्थव्यवस्था के बड़े आंकड़े यानी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, कंपनियों के तिमाही नतीजे मतलब कॉर्पोरेट आय और दुनिया भर से आ रहे संकेत। कोशिश रहेगी कि निवेशकों को एक साफ तस्वीर मिल सके। आज 6 सितंबर 2025 है और हमारी सारी बातचीत इसी संदर्भ में होगी। तो पिछले हफ्ते की बात करें, 30 अगस्त से 5 सितंबर तक बाजार में अच्छी रौनक देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 901 अंक चढ़ा, जो 1.12% की बढ़त है और 80,710 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा, लगभग 314 अंक यानी 1.28% ऊपर गया। क्लोजिंग लेवल पर थोड़ा अलग अलग आंकड़े हैं, कहीं 24,700 के ऊपर, कहीं 24,852 के पास, पर कुल मिला के तेजी तो थी। हाँ, और इस तेजी के पीछे कुछ वजहें साफ दिख रही हैं। पहली, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून, उसके जीडीपी आंकड़े काफी मजबूत आए, 7.8% की वृद्धि। ये अर्थव्यवस्था में अच्छी गति का संकेत है। दूसरी बड़ी वजह रही सरकार का जरूरी सामानों और कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाने का फैसला। इससे बाजार का मूड, जिसे सेंटीमेंट कहते हैं, वो काफी सुधरा। और कुछ सेक्टर तो कमाल ही कर गए। ऑटोमोबाइल शेयरों में 5.4% और मेटल शेयरों में 5.7% का जबरदस्त उछाल आया। ये आंकड़े चौंकाते हैं। क्या ये सिर्फ जीएसटी कटौती का असर था या कुछ और भी? ये अच्छा सवाल है। जीएसटी कटौती का असर तो था ही, खासतौर पे ऑटो सेक्टर पर। लेकिन मेटल सेक्टर की तेजी में वैश्विक संकेतों का भी हाथ हो सकता है, जैसे ग्लोबल मेटल की कीमतें या मांग में सुधार की उम्मीद। दिलचस्प बात यह है कि जीएसटी कटौती का फायदा तो एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियों को भी मिलना चाहिए, लेकिन वो सेक्टर करीब 1% नीचे रहा। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। इससे शायद ये अंदाजा लगता है कि निवेशक इस समय पॉलिसी सुधारों से चलने वाले साइक्लिकल सेक्टर जैसे ऑटो, मेटल्स, उन पे ज्यादा दाव लगा रहे हैं बजाय स्थिर खपत वाले एफएमसीजी के। हाँ। हो सकता है एफएमसीजी शेयरों का वैल्यूएशन पहले से थोड़ा ज्यादा हो। अच्छा नुक्ता है। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर भी लगभग 1% नीचे रहा। शायद वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंताएं खासकर अमेरिका और यूरोप से वो आईटी कंपनियों पर भारी पड़ रही हैं। बिल्कुल। वैश्विक मंदी की आशंकाएं और टेक्नोलॉजी खर्च में संभावित कमी, ये आईटी सेक्टर के लिए चिंता का विषय तो बनी हुई हैं। साथ ही ऊंचे स्तरों पर पहुंचने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली मतलब प्रॉफिट बुकिंग, वो भी हुई होगी। एक और चीज जो ध्यान देने लायक है, मिड कैप इंडेक्स यानी मजहूली कंपनियों के शेयरों ने 2% से ज्यादा की बढ़त दिखाई। अच्छा। हाँ, जबकि स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों के शेयर थोड़े सुस्त रहे। ये दिखाता है कि निवेशक बड़ी कंपनियों के बाद अब अच्छी मजहूली कंपनियों में मौके तलाश रहे हैं। अगर शेयरों की बात करें तो आइशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टाटा स्टील जैसे नाम तेजी में सबसे आगे थे। जी हाँ। और पिछड़ने वालों में इन्फोसिस और टीसीएस जैसे आईटी दिग्गज शामिल रहे। कुछ स्रोतों ने रिलायंस और बजाज फाइनेंस का भी जिक्र किया है अच्छा प्रदर्शन करने वालों में। चलिए अब जरा तकनीकी चार्ट्स की भाषा समझते हैं। निफ्टी ने पिछले हफ्ते डेली चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बनाया है। इन्वर्टेड हैमर, ये क्या होता है? हाँ, ये पैटर्न दिखाता है कि हफ्ते के दौरान खरीदारों ने दाम ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, पर आखिर में बेचने वाले हावी हो गए और भाव को नीचे ले आए। इससे पता चलता है कि ऊंचे स्तरों पर बिकवाली का दबाव मौजूद है और बाजार में थोड़ी उठापटक, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, वो बढ़ी है। निफ्टी अपने एक अहम सपोर्ट लेवल, जिसे स्विंग लो सपोर्ट कहते हैं, मतलब हाल का निचला स्तर जहां से बाजार पलटा था, जो 24,337 से 24,267 के बीच है, उसके करीब ही बना रहा। तो मतलब बाजार अभी एक दायरे में फंसा हुआ सा लग रहा है, न निर्णायक रूप से ऊपर जा रहा है, न बड़ी गिरावट दिखा रहा है। इसे कंसोलिडेशन कह सकते हैं क्या? मतलब बाजार शायद अगले बड़े मूव से पहले थोड़ा सुस्ता रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। कंसोलिडेशन या एक दायरे में कारोबार, यही तस्वीर उभर रही है।
स्रोतों के मुताबिक निफ्टी के लिए एक मोटा-मोटी ट्रेडिंग रेंज 24,100 नीचे की तरफ और 25,500 ऊपर की तरफ दिख रही है। 25,500। हाँ, अगर निफ्टी मजबूती से 25,500 के पार निकल जाता है तो बाजार में नई तेजी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ अहम सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो मुनाफा वसूली बढ़ सकती है और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है इस समय, जिन पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी है। सपोर्ट वो लेवल है जहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और गिरावट थमने की उम्मीद होती है। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है। एक स्रोत के अनुसार नजदीकी सपोर्ट 24,550 24,500 के जोन में है। अच्छा। अगर ये टूटता है तो 24,165 और फिर 24,000 काफी अहम सपोर्ट लेवल माने जा रहे हैं। ऊपर की तरफ 24,950 25,000 का स्तर पहली रुकावट या रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर? इसे पार करने पर 25,500 अगला बड़ा पड़ाव होगा। निफ्टी की तस्वीर तो ये है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का क्या? वो तो बाजार का एक अहम हिस्सा है। बैंक निफ्टी ने कैसा प्रदर्शन किया? बैंक निफ्टी का प्रदर्शन, हाँ, वो निफ्टी के मुकाबले थोड़ा फीका रहा। इसने करीब 53,550 के स्तर पर सपोर्ट लिया और हफ्ता खत्म होते होते 54,114 के आसपास बंद हुआ, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले बहुत मामूली बढ़त है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसने अपने सपोर्ट को होल्ड किया। अब यहां से अगर ये ऊपर चलता है तो 55,000 का स्तर अगला लक्ष्य हो सकता है। लेकिन अगर ये 53,550 के सपोर्ट लेवल से नीचे फिसलता है तो बैंकिंग शेयरों में गिरावट तेज हो सकती है। अच्छा, एक और चीज पर बात करते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स। इसे कुछ लोग डर का मीटर भी कहते हैं। इसमें पिछले हफ्ते गिरावट आई है। हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत है। इंडिया विक्स 0.71% गिरकर 10.85 पर आ गया, जो पिछले 6 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। 6 हफ्तों का निचला स्तर? जी हाँ, विक्स का कम होना आमतौर पर यह दिखाता है कि बाजार में आने वाले समय में बड़े उतार चढ़ाव की आशंका कम है, यानी निवेशकों की घबराहट थोड़ी कम हुई है। हालांकि विक्स काफी नीचे आ गया है तो यहां से इसमें बढ़ोतरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये तो हुई पिछले हफ्ते और तकनीकी स्तरों की बात। लेकिन आगे क्या? अगले हफ्ते मतलब 7 से 13 सितंबर के बीच बाजार की चाल किन चीजों पर निर्भर करेगी? हमारे स्रोतों ने कुछ अहम कारकों का जिक्र किया है। कॉर्पोरेट नतीजे, मैक्रो डेटा, वैश्विक संकेत। इन सबको एक निवेशक कैसे समझे, किस पर कितना ध्यान दे, ये थोड़ा उलझावा लगता है। ये वाकई एक अहम पहेली है निवेशकों के लिए। हर कारक का अपना महत्व है और उनका असर अलग-अलग समय पर दिखता है। स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर एक संतुलित लेकिन झुकाऊ हुआ, मतलब बैलेंस्ड बट टिल्टेड नजरिया अपनाने की सलाह दी गई है। संतुलित लेकिन झुका हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सभी कारकों पर नजर रखें, लेकिन तात्कालिक असर के हिसाब से किसी एक या दो पर ज्यादा ध्यान दें। जैसे कॉर्पोरेट आय वजन लगभग 40%। अगले कुछ हफ्तों में कंपनियों के तिमाही नतीजे, खासकर बड़ी कंपनियों के, बाजार की दिशा पर सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। खासतौर पर बैंकिंग, ऑटो और कंजम्पशन यानी उपभोग से जुड़े सेक्टर के नतीजे अहम होंगे। अगर किसी बड़ी कंपनी के नतीजे उम्मीद से बहुत अच्छे या बहुत खराब आते हैं तो उसका असर न सिर्फ उस शेयर पर बल्कि पूरे सेक्टर और बाजार के सेंटीमेंट पर तुरंत दिखता है। इससे सेक्टर रोटेशन भी होता है, मतलब पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जाता है। समझे। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, वजन लगभग 35%। ये अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, जैसे पिछले हफ्ते आए जीडीपी आंकड़े या अगले हफ्ते आने वाले महंगाई मतलब सीपीआई के आंकड़े और जीएसटी जैसे सरकारी सुधार। ये कारक बाजार के मध्यम अवधि के रुझान को तय करते हैं। ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। अगर मैक्रो डेटा लगातार अच्छा आ रहा है तो ये बाजार को एक आधार देता है। और तीसरा? तीसरा है वैश्विक संकेत, वजन लगभग 25%। आज के दौर में कोई भी बाजार दुनिया से अलग नहीं रह सकता। अमेरिका के केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले या उनके संकेत, अमेरिका में रोजगार के आंकड़े, दुनिया भर में व्यापार नीतियां जैसे अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तनाव या टैरिफ की बातें, और सबसे महत्वपूर्ण FAI यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, बाहर के बड़े फंड्स जो भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं, उनका रुख। ये वैश्विक कारक कभी-कभी इतने हावी हो जाते हैं कि घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती भी फीकी पड़ जाती है और बाजार में अचानक बड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है।
तो मतलब अगले हफ्ते के लिए निवेशकों को कंपनियों के नतीजों पर सबसे पैनी नजर रखनी चाहिए क्योंकि उनका असर तुरंत दिखेगा। साथ ही भारत और अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर ध्यान देना होगा क्योंकि वो भविष्य की ब्याज दरों का संकेत देंगे। और एफआईआई क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इस पर भी लगातार नजर रखनी होगी। बिल्कुल। अब आते हैं अगले हफ्ते, मतलब 7 से 13 सितंबर के लिए विश्लेषण और क्या उम्मीद की जा सकती है। ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि बाजार थोड़ा सतर्क रुख अपनाएगा, लेकिन झुकाव हल्के सकारात्मक रुझान की तरफ रह सकता है। निफ्टी के मोटे तौर पर 24,500 से 25,200 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। जैसा हमने पहले चर्चा की, नीचे की ओर 24,700 या कहें 24,550, 24,500 का जोन अहम सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 25,000 या कहें 24,950, 25,000 पहली बड़ी रुकावट है। तेजी का माहौल कब बन सकता है? वो कौन से संकेत होंगे जिनसे लगे कि बाजार अब ऊपर जाने को तैयार है? अगर निफ्टी 24,700, 24,850 के स्तर के ऊपर लगातार बना रहता है, हाँ। या फिर 25,000 और उसके बाद 25,500 के रेसिस्टेंस लेवल को निर्णायक रूप से पार कर लेता है, तो बाजार का अल्पकालिक सेंटिमेंट मजबूत हो सकता है। जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिलने वाला बल और घरेलू मांग में मजबूती इसे सहारा दे सकते हैं। इसमें एक और सकारात्मक ट्रिगर हो सकता है अगर भारत का महंगाई का आंकड़ा जो 12 सितंबर को आना है वो उम्मीद से कम आता है। इससे आरबीआई पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ेगा। और गिरावट का डर कब बढ़ेगा? किन स्तरों के टूटने पर निवेशकों को सावधान हो जाना चाहिए? अगर निफ्टी नीचे की तरफ 24,165 या मनोवैज्ञानिक रूप से अहम 24,000 के स्तर को तोड़ देता है, तो बाजार में एक करेक्शन मतलब गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ बाहरी कारक भी हैं जो दबाव बना सकते हैं, जैसे अगर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तनाव बढ़ता है, मान लीजिए अमेरिका नए टैरिफ लगाने की बात करता है, ओह, या चीन से आने वाले आर्थिक आंकड़े कमजोर रहते हैं, या फिर अगर अमेरिका का महंगाई का आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा आ जाता है, तो डॉलर मजबूत होगा और एफआईआई भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। ये सब बाजार पर दबाव डाल सकते हैं। सेक्टर के लिहाज से देखें तो अगले हफ्ते कहाँ हलचल रह सकती है? ऑटो और मेटल्स क्या जारी रखेंगे अपनी तेजी? हाँ, जिन सेक्टरों ने पिछले हफ्ते अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे ऑटो और मेटल्स, उनमें तेजी बनी रह सकती है, खासकर अगर वैश्विक संकेत साथ देते हैं। दूसरी ओर आईटी और एफएमसीजी पर दबाव शायद जारी रह सकता है। बाजार के दो बड़े दिग्गज बैंकिंग और आईटी, इनका प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा। अगर इनमें खरीदारी लौटती है तो ये पूरे बाजार को ऊपर ले जा सकते हैं। फार्मा सेक्टर के स्थिर रहने की उम्मीद है क्योंकि उसे आमतौर पर रक्षात्मक माना जाता है। क्या स्रोतों में कुछ खास शेयरों का भी जिक्र था जिन पर नजर रखी जा सकती है? कोई स्टॉक सुझाव? मध्यम अवधि के लिए कुछ ने अडानी पोर्ट्स और जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज का जिक्र किया। कुछ अन्य विश्लेषकों का मानना था कि इंटरग्लोब एविएशन, जो इंडिगो एयरलाइन चलाती हैं, और करूर वैश्य बैंक जैसे लार्ज कैप शेयर अभी अपनी उचित कीमत से नीचे कारोबार कर रहे हैं, मतलब अंडरवैल्यूड हैं, और उनमें निवेश के मौके हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा कि ये सलाह नहीं है। बिल्कुल, कोई भी निवेश फैसला अपनी रिसर्च और वित्तीय सलाहकार की सलाह पर ही लेना चाहिए। चलिए, अब आगे देखते हैं। अगले हफ्ते और उसके बाद कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं और आंकड़े आने वाले हैं जिन पर बाजार की नजरें टिकी रहेंगी। हाँ, ये जानना निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो भारत का अगस्त सीपीआई मतलब महंगाई का डेटा 12 सितंबर। उम्मीद है कि ये 4.2% के आसपास रहेगा। अगर ये आंकड़ा इससे काफी कम आता है तो अक्टूबर में आरबीआई की पॉलिसी बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी, जो बाजार के लिए अच्छा होगा। हाँ, ये काफी अहम होगा। फिर अमेरिका का अगस्त सीपीआई डेटा 11 सितंबर। हमसे एक दिन पहले अमेरिका का सीपीआई आंकड़ा आएगा। वहां उम्मीद 2.6% की है। अगर यह आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा आता है तो ये चिंता बढ़ेगी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें जल्दी नहीं घटाएगा। इससे डॉलर मजबूत हो सकता है और एफआई का पैसा भारत जैसे उभरते बाजारों से निकल सकता है। अच्छा। तीसरा, चीन का औद्योगिक उत्पादन डेटा 15 सितंबर। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 15 सितंबर को वहां से अगस्त महीने के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आएंगे। अगर ये कमजोर आते हैं तो ये वैश्विक विकास की चिंताएं बढ़ाएगा और इसका असर भारत के निर्यात और खासकर मेटल शेयरों पर पड़ सकता है। और वो जीएसटी कटौती जो लागू होने वाली है उसका क्या असर दिखेगा? हाँ, वो भी एक अहम तारीख है। जीएसटी दरों में जो कटौती की घोषणा हुई है वो 22 सितंबर से लागू होगी। इसका असर धीरे धीरे दिखेगा जब उपभोक्ता कम कीमतों का फायदा उठाकर ज्यादा खर्च करेंगे।
इससे रिटेल, ऑटो और उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। तो ये तो हो गए तय इवेंट्स। हाँ, इनके अलावा कुछ रुझानों पर लगातार नजर रखनी होगी। पहला, FII-DI का प्रवाह। FII यानी विदेशी निवेशक और DII यानी घरेलू निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां कितना पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं। पिछले कुछ समय से FII बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन DII की खरीदारी ने बाजार को संभाला हुआ है। ये संतुलन बना रहता है या बदलता है, ये देखना अहम होगा। सही। दूसरा, RBI पॉलिसी के संकेत। अक्टूबर की शुरुआत में RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा है। उससे पहले RBI अधिकारियों की तरफ से आने वाले बयान या संकेत भी बाजार को दिशा दे सकते हैं। और तीसरा, वैश्विक व्यापार, खासकर अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार समझौतों या तनाव से जुड़ी खबरें। ये भी याद रखना जरूरी है कि हाल ही में RBI ने मौजूदा वित्त वर्ष मतलब FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। दुनिया भर की चुनौतियों के बावजूद इस अनुमान को बनाए रखना अर्थव्यवस्था में भरोसे को दिखाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, बाजार अभी अनिश्चितता के दौर में है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वे रेंज बाउंड रणनीति अपना सकते हैं, मतलब सपोर्ट लेवल के पास खरीदने और रेजिस्टेंस लेवल के पास बेचने पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन उन्हें स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना होगा। स्टॉप लॉस वो लेवल होता है जहां आप तय करते हैं कि अगर शेयर इससे नीचे गया तो आप नुकसान काटकर बाहर निकल जाएंगे। और जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बाजार में आने वाली गिरावटें अच्छी कंपनियों के शेयर धीरे धीरे खरीदने का मौका हो सकती हैं। उन्हें ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी बुनियाद मजबूत हो, मतलब उनका बिजनेस अच्छा हो, मुनाफा कमा रही हो और भविष्य में बढ़ने की संभावना हो। साथ ही अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है, मतलब अलग अलग सेक्टर और अलग अलग तरह की कंपनियों में निवेश करना चाहिए ताकि जोखिम कम हो। और जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये सबसे जरूरी है। पहला, जैसा मैंने कहा, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। दूसरा, ओवर लेवरेजिंग से बचें, यानी उधार लेकर या अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा बाजार में न लगाएं। तीसरा, खबरों पर नजर रखें, चाहे वो घरेलू हो या वैश्विक, जानकारी ही बचाव है। मुख्य जोखिम क्या है? घरेलू महंगाई अगर काबू में नहीं आती है, मानसून का असर अगर उम्मीद से कम रहता है, दुनिया में मंदी की चिंताएं गहराती हैं, अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं या कोई बड़ा भू राजनीतिक तनाव पैदा होता है, ये सब बाजार के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि भारतीय बाजार फिलहाल एक चौराहे पर खड़ा है, जिसे एक कंसोलिडेशन या ठहराव का दौर कहा जा सकता है। एक तरफ घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती है, जैसे अच्छे GDP आंकड़े और सरकार के सुधारवादी कदम। दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर अनिश्चितता के बादल हैं। बिल्कुल सही कहा। मध्यम अवधि यानी अगले कुछ महीनों से साल भर का नजरिया देखें तो भारत की कहानी मजबूत लगती है, जिसका आधार घरेलू मांग और आर्थिक सुधार है। लेकिन छोटी अवधि मतलब अगले कुछ हफ्तों में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसलिए निवेशकों को सलाह यही है कि वे सतर्क रहें, जल्दबाजी में बड़े फैसले ना लें और गिरावट आने पर अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों में धीरे धीरे निवेश करने के मौके तलाशें। क्वालिटी पर फोकस रखना इस समय सबसे जरूरी है। चलिए इस गहरी पड़ताल को यही विराम देते हैं। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच विचार कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारत की अपनी आंतरिक शक्ति है, मजबूत GDP, GST जैसे सुधार, घरेलू मांग, और दूसरी तरफ बाहरी चुनौतियां हैं, वैश्विक मंदी का डर, FII का पैसा निकालने का रुझान, व्यापारिक तनाव। लंबी अवधि में भारतीय बाजार की दिशा तय करने में इन दोनों में से कौन सा पड़ाव भारी रहेगा? क्या भारत की घरेलू ताकत इन बाहरी दबावों को झेलकर बाजार को ऊपर ले जाएगी या वैश्विक हवाएं ही आखिरकार रुख तय करेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक सूचित रहें।